मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी सिविल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग मरणोत्तर बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार CDPO ले लीजिए या 67वीं BPSC ले लीजिए, इस तीनों टॉपिक से प्रश्न आना तय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की? पहला ऑप्शन है 185 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 187 ईस्वी पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 189 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है 192 ईस्वी पूर्व में। तो पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, धनदेव के अयोध्या लेख से किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? धनदेव के अयोध्या लेख से किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है मौर्य और चौथा है शुंग। तो किस वंश की जानकारी मिलती है धनदेव के अयोध्या लेख से? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के गरुड़ शतमलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है वेशनगर, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है वैशाली, चौथा है वल्लभी। तो कहाँ के गरुड़ शतमलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? तो कहाँ के गरुड़ शतमलेख से मिलती है? तो ये मिलती है वेशनगर की, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है अशोक घोष, तीसरा है अमर सिंह, चौथा है कालिदास। तो ये किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है कालिदास, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का अश्वसेन, चौथा है ब्रह्मदत्त। तो महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? निम्न में से किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है मेघदूत, दूसरा है मालविकाग्नि मित्रम, तीसरा है महाभाष्य और चौथा है बी और सी दोनों। तो किससे मिलती है? तो निम्न में से किस रचना से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? यानी यहाँ पे बी और सी दोनों से शुंग वंश की जानकारी मिलती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डचों, दूसरा है चीनियों, तीसरा है ईरानियों और चौथा है यवनों। तो किससे पुष्यमित्र शुंग ने किसके आक्रमण से मगध की रक्षा की थी? तो यवनों को, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है विदर्भ, तीसरा है यवन, चौथा है बी और सी दोनों। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पे होगा विदर्भ और यवन दोनों से विजय प्राप्त की थी, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? पहला ऑप्शन है कुणालमित्र शुंग, दूसरा है अग्निमित्र शुंग, तीसरा है देवमित्र शुंग और चौथा है इंद्रमित्र शुंग। तो कौन बना? तो अग्निमित्र शुंग जो है वो पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध का शासक बना, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, अग्निमित्र निम्न में से किसके नाटक का नायक था? तो चलिए देखते हैं किसके नाटक का नायक था। तो पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, और चौथा है अमरसेन। तो अग्निमित्र निम्न में से किसके नाटक का नायक था? तो ये था कालिदास के नाटक का नायक था, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मभूति, दूसरा है देवभूति, तीसरा है नामभूति, चौथा है इंद्रभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है देवमित्र, चौथा है इंद्रमित्र। तो देवभूति की जो हत्या की थी किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है आपका नालंदा, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है वल्लभी। तो शुंग शासकों की राजधानी वो कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था? किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है शशांक, दूसरा है अशोक, तीसरा है ब्रह्मगुप्त, और चौथा है आपका पुष्यमित्र शुंग। तो किसने किया था? तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तूपों को भव्य बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ के स्तूपों को भव्य बनाया था? तो पहला ऑप्शन है भरहुत, दूसरा है बोधगया, तीसरा है सांची, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों जगहों के स्तूपों को भव्य बनाया था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा है निष्क, तीसरा है सुवर्ण, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो शुंग वंश के शासन काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार, निष्क, सुवर्ण यानी तीनों कहा जाता था, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन जो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है आहत, दूसरा है धारण, तीसरा है काशापन और चौथा है निष्क। तो क्या कहा जाता था शुंग वंश के शासन काल में तांबे की मुद्रा को? तो कार्षापन कहा जाता था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश के शासन काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? शुंग वंश के शासन काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है धारण, दूसरा है धरा, तीसरा है पुराण और चौथा है ए और सी दोनों। तो क्या कहा जाता था चांदी की मुद्रा को शुंग वंश के शासन काल में? धारण और पुराण, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हर्यक, दूसरा है शुंग, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है मौर्य। तो किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? तो शिशुनाग वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शुंगकालीन वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन नालंदा, दूसरा है वैशाली, तीसरा है बोधगया,
चौथा है पाटलिपुत्र। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बोध गया से, यानी जो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिलती है, यह किस काल की है? तो किस काल की है ये? चलिए देखते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन हर्यक, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है शुंग, चौथा है मौर्य। तो ये किस काल की है? तो ये शुंग काल की है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है कण्व, दूसरा है हर्यक, तीसरा है नंद, चौथा है मौर्य। तो शुंग वंश के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा ऑप्शन है आपका नागार्जुन, तीसरा है कुणाल और चौथा है वसुमित्र। तो कौन था कण्व वंश का संस्थापक? तो कण्व वंश का संस्थापक जो था वो वासुदेव था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन कण्व वंश का शासक नहीं था? निम्न में से कौन कण्व वंश का शासक नहीं था? पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है भूमिमित्र और तीसरा है नारायण, चौथा है सुशर्मा। तो कौन नहीं था? तो नारायण जो थे नहीं थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था? कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था? पहला ऑप्शन है वसुमित्र, दूसरा है नारायण, तीसरा है सुशर्मा, चौथा है भूमिमित्र। तो कण्व वंश का आखिरी शासक जो था वो वसुमित्र था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सुशर्मा की हत्या किसने की थी? पहला ऑप्शन है श्रीमुख, दूसरा है नागदत्त, तीसरा है ब्रह्मसेन, चौथा है शशांक। तो सुशर्मा की हत्या किसने की थी? तो शशांक ने की थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। सुशर्मा की हत्या शशांक ने की थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कण्व वंश का शासन कब से कब तक रहा था? कण्व वंश का शासन कब से कब तक रहा था? पहला ऑप्शन है 75 से 25 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 74 से 24 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 73 से 23 ईस्वी पूर्व और चौथा है 72 से 27 ईस्वी पूर्व। तो कण्व वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 74 से 24 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश का शासन रहा था, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा है वासुदेव, तीसरा है भीमकडफिसस और चौथा है कुजुलकडफिसस। तो किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजुलकडफिसस ने की थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? पहला ऑप्शन है भीमकडफिसस, दूसरा है कुजुलकडफिसस और तीसरा है कनिष्क और चौथा है देवकडफिसस। तो कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क कब शासक बना? कनिष्क कब शासक बना? पहला ऑप्शन है 75 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 73 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 70 ईस्वी और चौथा है 68 ईस्वी। तो कनिष्क कब शासक बना? तो ये 75 ईस्वी, यानी यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कहाँ कनिष्क की राजधानी थी? निम्न में से कहाँ कनिष्क की राजधानी थी? पहला ऑप्शन है पैठण, दूसरा है पाटन, तीसरा है पावापुरी और चौथा है पुरुषपुर। तो पुरुषपुर जो थी वो कनिष्क की राजधानी थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल की थी? तो पहला ऑप्शन है उज्जैन,
दूसरा है काशी, तीसरा है अंग और चौथा है मगध। तो कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल की थी? तो मगध तक, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कनिष्क किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया? कनिष्क किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध घोष, दूसरा है नागसेन, तीसरा है अश्वघोष, चौथा है ब्रह्मदत्त। तो कनिष्क जो था वो अश्वघोष को अपने साथ ले गया, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया? कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया? तो पहला ऑप्शन है शुंगों ने, दूसरा है कण्वों ने और तीसरा है मौर्यों ने और चौथा है लिच्छवियों ने। तो कुषाणों के पतन के बाद किसने मगध पर शासन किया? तो लिच्छवियों ने शासन किया, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।